दिल्ली के दंगों में मेरी पूरी भूमिका है, जो पीड़ित परिवार है उनको बचाने के लिए। 23 फरवरी को जो कुछ पिछले साल मैंने किया, जो भी मेरी भूमिका थी, मुझे गर्व है उस पर। दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा वही भूमिका निभाऊंगा कि जिनको बुरहान और अफजल में अपना भाई नज़र आता है, उन्हीं को कपिल मिश्रा में दंगाई नज़र आता है। 1 करोड़ रुपए रिंकू जी के परिवार को मिला, 9,000 लोगों ने पूरी दुनिया से वो पैसा इकट्ठा करके दिया है। राहुल जी के परिवार को जो पैसा दिया, पुजारी जी के परिवार को जो पैसा पहुंचा, दिल्ली दंगे के हर एक पीड़ित परिवार को जो पैसा पहुंचा, वो तो केवल मैं तो भगवान का आशीर्वाद मानता हूं कि हमारे कहने पे लोग मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं, क्योंकि उनके मन में भावना है कि मदद करनी है, कोई आवाज़ तो लगाए। वो आवाज़ लगाने का केवल माध्यम बनता हूँ मैं। ये दुख की भी बात है और ये सैड रियलिटी है हमारे समाज की कि ये सब चीज़ें कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं है। हिंदू के मरने की तो कोई पॉलिटिकल माइलेज है ही नहीं, वरना वो नेताओं के काफिले जो हाथरस की तरफ दौड़े चले जाते हैं, वो इन दरवाज़ों पे खड़े हुए दिखाई देते। ये वो दरवाजे हैं जहाँ कोई जाना नहीं चाहता। जो शाहीन बाग के नाम पे पूरे देश में हिंसा हुई, रेलवे स्टेशन जलाए गए, थाने जलाए गए, चौकियाँ जलाई गई, लोगों को मारा गया, पुलिस वालों को मारा गया, दंगे किए गए, उसकी जड़ में क्या था? दिल्ली के अंदर जो सड़कें बनती, जिसके साथ दिल्ली की सरकार बोली कि हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं। 500 साल के बाद हम लोगों ने जन्मभूमि को वापस लिया है। विश्व के इतिहास में हम अकेला समाज है जिन्होंने इस्लामिक ताकतों के हाथ में गई हुई ज़मीन को वापस ले पाए हैं। तो पिछले 1400 साल में तो कोई नहीं ले पाया हमारे अलावा, केवल हम ही ले पाए अयोध्या में भी। और ये 370 के माध्यम से जो इस्लाम के हाथों में कश्मीर सौंप दिया गया था, वो भी वापस लिया 370 हटा के। काशी, मथुरा या 34,000 जो आपने बात की, क्या ये कल ही होने जा रहा है क्या? तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन क्या ये होगा? निश्चित तौर पे होगा। कोई तो इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि ये हमारी शाश्वत शक्ति है, हमारे धर्म की, हमारे सभ्यता की। वो तो हम तो ले ही लेंगे वापस। आज लेंगे, 500 साल बाद लेंगे, तो 400 साल बाद लेंगे, 100 साल बाद लेंगे, लेकिन ले लेंगे वापस। करोड़ों लोगों वाले राज्य में जिस प्रकार का मैनेजमेंट है, मुझे लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे उस अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता है। लेकिन इसलिए नहीं होता क्योंकि लोग तो इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ लोग मरें और हम उसके बाद योगी को गाली दें, मोदी को गाली दें, देश को गाली दें, देश को पिछड़ा बताएं। अगर सबसे उत्तम कोरोना का मैनेजमेंट किसी एक क्षेत्र में रहा है, इतने 23 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन में, तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। और इसका हमें गर्व भी होना चाहिए और हम लोगों को सलाम करना चाहिए योगी जी की सरकार को इस काम के लिए। मेरे से एक बार में आके ये नहीं पूछा कि हिंदू इकोसिस्टम क्या है, और पूरी कहानी लिख दी। और उसके बाद मेरे को फ़ोन किया और मेरे को बोला कि आप रिएक्शन दोगे क्या? तो मैंने कहा पत्रकार होता तो रिएक्शन देता, धंधे वालों को क्या रिएक्शन देना है? तुम धंधा कर रहे हो क्या उधर बैठ के? यही फ़ोन पहले पूछते ना मेरे से 2 शब्द कि हिंदू इकोसिस्टम क्या है। तो मैं तो साधुवाद करता हूँ आपका कि आपने पूछा, अपने भारत के इतिहास के बारे में, भारत के मंदिरों के बारे में, भारत के त्योहारों के बारे में खुलकर चर्चा हो, संवाद हो। भाई आपको हमारे त्यौहार का मजाक उड़ाना है तो बात करते हैं ना, आपके त्यौहार और हमारे त्यौहार के बीच में तुलना करते हैं ना, कि पतंग से पक्षी ज़्यादा मरते हैं कि ईद पे पक्षी ज़्यादा मरते हैं। आओ तो तुलना करते हैं, तार्किक रूप से बात करते हैं, संवाद करते हैं। संवाद के लिए बनाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपिल मिश्रा और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं अजीत भारती जी को, डू पॉलिटिक्स के इस नए चैनल को। और जिस प्रकार आपका खास अंदाज है, इसी अंदाज में देश को भारत की राजनीति के सच से अवगत कराते रहिए। बहुत बहुत आभार। जय हिंद। बहुत शुभकामनाएं आपको। इस सवाल की ज़रूरत क्यों पड़ती है पूछने की? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि नफ़रत वाले जो काम नहीं करेंगे उनसे कोई क्यों नफ़रत करेगा? तो क्या वहाँ पे कोई नफ़रत वाला काम कर रहा है क्या कोई? अगर तो कोई आतंकी बन रहा है तो बिल्कुल नफ़रत भी करते हैं और उसको कुचलना भी चाहते हैं। कोई मंदिरों को तोड़ रहा है तो नफ़रत भी करते हैं और उसको कुचलना भी चाहते हैं। तो क्या सारे मुसलमान कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। उनके कुछ कट्टर एलिमेंट है जो कर रहे हैं। क्या भारत में ये कोई बड़ी समस्या आज की तारीख में है? तो भारत में इससे भी बड़ी समस्या वो है जो इन मुसलमानों को भड़का रहे हैं, जो इन मुसलमानों को झूठ बोल रहे हैं, जो इनका वोट लेके गंदी राजनीति करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ये गरीब भी रहें, पिछड़े भी रहें अपना, और इनको एक तरफ से बस डरा के रखा जाए और वोट लिया जाए। वो ज़्यादा खतरनाक लोग हैं और उनसे नफ़रत ज़रूरी है। और डेफिनेटली ऐसे लोगों से तो हम नफ़रत करते हैं और ऐसी राजनीति को हम ख़त्म करना चाहते हैं। कौन है वो लोग जो मतलब इस तरह के एलिमेंट्स को शह देते हैं, या आपने भी कहा कि मतलब ऐसे लोग जो प्रमोट कर रहे हैं एक तरह से इस तरह की चीज़ों, कौन है वो लोग? देखिए, इस देश की राजनीति 2 हिस्सों में बटी हुई है। उसमें से एक हिस्से की राजनीति पिछले 70 साल से केवल यही है कि मुसलमानों को वोट बैंक की तरह देखा जाए। उनकी राजनीति ये है कि मुसलमानों को डरा के रखा जाए,
वो आ जाएगा, वो तुम्हें मार देगा, वो आ जाएगा, वो तुम्हें जेल में डाल देगा, वो आ जाएगा, वो तुम्हारी नागरिकता ले लेगा, वो आ जाएगा, वो तुम्हें डिटेंशन कैंप में रख देगा, वो आ जाएगा, वो तुम्हारा बुर्का बैन करा देगा, नमाज बैन करा देगा, वो ऐसा करके डरा दो। और डरा के क्या करो, वोट ले लो। तो वो सड़क नहीं मांगेगा, वो नौकरी नहीं मांगेगा, वो आज़ादी नहीं मांगेगा, वो अपना काम धंधा नहीं मांगेगा, वो पढ़ाई नहीं मांगेगा, वो तो बस कहेगा कि मेरे को उससे बचा लो, वो ना आ जाए। और ये हवा, ये डर, इसने आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को केवल वोट बैंक बना के रख दिया है, केवल एक डरा हुआ टुकड़ा बना के रख दिया है, और उनके यूथ को रेडिकल बना रहे हैं। फिर वो ताहिर हुसैन बनने लगे हैं, फिर वो उमर खालिद बनने लगे हैं, फिर वो देश को टुकड़े टुकड़े करने की बातें करने लगे हैं, फिर वो पुलिस वालों के ऊपर जानलेवा हमले करने लगे हैं, फिर उनमें से कुछ केरल से, बेंगलोर से भाग भाग के IS के आतंकी बनने लगे हैं। इसमें एक वो सोच भी है जो इस्लाम में आतंकी सोच का बीज पैदा करती है, जिसके कारण दुनिया भर में इस्लाम के आतंकवादी पैदा होते हैं, जिससे पूरी दुनिया लड़ रही है। वो तो एक बीज है ही, लेकिन एक दूसरा पहलू भारत की राजनीति में ये भी है कि इनको डराओ और इनके डर को अपने वोट के लिए इस्तेमाल करो, बिना कोई काम किए मुफ्त का वोट बैंक मिलेगा। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भारत में दिखाई देता है। पूरा रोल है मेरा। दिल्ली के दंगों में मेरी पूरी भूमिका है। जो पीड़ित परिवार है उनको बचाने के लिए। दिल्ली के दंगों में मेरी पूरी भूमिका है अपनी सड़क खुलवाने की मांग उठाने के लिए। जिनके घरों में कोई नहीं गया, किसी की दुकान जल गई, किसी का रिक्शा जल गया, किसी के घर में किसी को गोली लगी है, किसी की हत्या कर दी गई है, उनके दरवाज़ों पे जाके परिवार को दोबारा खड़ा करने की भूमिका वो मेरी भूमिका है। जो लोग केवल 5 साल में वोट देते हैं और 5 साल अपना काम धंधा करते हैं, उनको तो सड़कें बंद नहीं करनी, आंदोलन नहीं करना, दंगा नहीं करना, बवाल नहीं करना। वो अपनी नागरिक की जिम्मेदारी निभाते हैं वोट देकर, और उसके बाद अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाते हैं, देश की जिम्मेदारी निभाते हैं अपना काम करके। जो अपने बच्चों को स्कूल जाते हुए देखना चाहते हैं, बीमारों को अस्पताल जाते हुए देखना चाहते हैं, जिनके पास कोई कुदरती बिरयानी खिलाने के लिए नहीं आता, जो मेहनत करेंगे और कमा के खाएंगे, ऐसे लोगों की आवाज़ उठाना, हाँ वो मेरी भूमिका है। उससे कुछ लोगों के पेट में दर्द हो सकता है, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है कि ये सड़कें क्यों नहीं बंद करने दे रहे हैं, जब हम हत्या करने आते हैं तो हत्याएं क्यों नहीं करने दे रहे हैं, तो अपनी छतों पे बम इकट्ठे करते हैं तो ये उनको एक्सपोज क्यों करते हैं। उस भूमिका को देखकर कुछ लोगों के मन में ज़रूर बहुत गुस्सा है मेरे प्रति, बहुत नफ़रत है मेरे प्रति, लेकिन उनका गुस्सा और नफ़रत वो मेरा मेडल है। सभी परिवार जो कि जिनके किसी के घर में किसी की हत्या हुई, ऐसे 17 हिंदू परिवार, वो सभी की हमने आर्थिक मदद की है। चाहे वो दिलबर नेगी जी का परिवार हो, दिनेश खटीक जी का परिवार हो, विनोद जी का परिवार हो, IB ऑफिसर अंकित शर्मा जी का परिवार हो, ऐसा एक भी परिवार जिसके घर के किसी व्यक्ति के प्राण चले गए, ऐसा एक भी परिवार नहीं है जहाँ तक हम लोग पहुँचे नहीं हो मदद लेकर, जिसके परिवार की हमने मदद ना की हो। सुनीता जी का परिवार, सबके परिवारों की मदद की है। जो जिनके दुकान धंधे, चाहे वो गाड़ियाँ लुहार हों वहाँ मुस्तफाबाद के, उनके दोबारा जो घर जला दिए गए वो दोबारा बनाने की बात हो, चाहे वो तिवारी जी हों गोंडा के जिनकी पान की दुकान जला दी गई, वो पान की दुकान दोबारा बनाने की चीज़ हो, वो सबके काम धंधे दोबारा शुरू कराए जा सकें, उसके लिए हम लोगों ने मदद की है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हर एक दरवाजे पे जाने की कोशिश की है, और उन दरवाज़ों पे जाने की कोशिश की है जिनके पास कोई जाना नहीं चाहता, जिनका दर्द कोई कहना नहीं चाहता, जिनकी बात करना इस देश में गुनाह बना दिया गया है, उनके लिए किया है हमने, कोशिश की है। और अकेले नहीं की है, हज़ारों लोगों ने दुनिया भर के मिल के की है ये कोशिश। नहीं, मैं इस परसेप्शन से मेरी फाइट ही नहीं है। आई डोंट केयर कि वो मेरे को क्या बोल रहे हैं। मैं ये अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता कि मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दूं, कि मैं किसी को समझाऊं कि मैं आतंकी नहीं हूं, कि मैं पत्थरबाज नहीं हूं, कि मैं दंगाई नहीं हूं, कि हमने लोगों को, हमारी जिम्मेदारी नहीं है ये समझाना। जो मानना है वो मान लो, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो सही है और उसे करते रहेंगे। मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूँ कि 23 फरवरी को जो कुछ पिछले साल मैंने किया, जो भी मेरी भूमिका थी, मुझे गर्व है उस पर। दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा वही भूमिका निभाऊंगा। जब वो कानून की कसौटी पे खरी पाई गई है, जब वो नियमों की कसौटी पे खरी पाई गई है, तो कोई मेरे को किस तरह से पेंट करना चाहता है, उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। उनका एजेंडा है, उनको हर हत्यारा मासूम नज़र आएगा, हर आतंकी मासूम नज़र आएगा। इसीलिए मैं तो कई बार ये बात बोलता हूँ कि जिनको बुरहान और अफजल में अपना भाई नज़र आता है, उन्हीं को कपिल मिश्रा में दंगाई नज़र आता है। तो इसके लिए मैं क्या सफाई दूंगा? आप बोलते रहो मेरे को दंगाई। हाँ, मैं तुम्हारी आंखों में चुपता हूँ क्योंकि मैं खड़े होकर सच बोलता हूँ। तुम जब गलियां बंद करने को आओगे इस देश में, कोई ना कोई कपिल मिश्रा तो वहाँ खड़ा होगा ही, और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसके बाद उसको किस तरह कुचलने की कोशिश करते हो।
एक तो मैं इसमें थोड़ा सा और लंबा जवाब देना चाहूँगा, इसलिए कि ये केवल 2 ही हिस्से नहीं है मेरी ज़िंदगी के। मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से पढ़ाई की है, मास्टर्स है सोशल वर्क में, और जब मैं यूनिवर्सिटी में था तब मैंने यूथ फॉर जस्टिस नाम का एक संगठन बनाया था। जैसिका लाल मर्डर केस पे जो केस रीओपन हुआ, उसका एक बड़ा जन आंदोलन हम लोगों ने ही शुरू किया था। उसके बाद मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। एक मैंने छोटी बुकलेट भी लिखी थी, इट्स कॉमन वर्सेस वेल्थ, कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटालों को उजागर करते हुए। और दिल्ली में यमुना नदी के मुद्दे पे लगभग 15 सालों से मैंने काम किया हुआ, यमुना नदी को रिवाइव करने का। फिर इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ कांग्रेस सरकार के घोटालों के खिलाफ, उसका मैं एक हिस्सा था, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर था। तो वो एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू मैं आम आदमी पार्टी का हिस्सा बना, जबकि मेरा परिवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था। मेरी माताजी दिल्ली की मेयर रही हैं भाजपा से। तो आम आदमी पार्टी, और उसके बाद क्योंकि हम उसूलों के तहत गए थे, और ऐसा मैं नहीं अकेला, मैं बोलता तो आप ये कह सकते थे कि शायद ये अपने को उसूलों वाला बता रहा है, लेकिन ऐसे जाने वाले नामों की लिस्ट अगर आप देखें और फिर आने वाले नामों की लिस्ट अगर आप देखें, तो जाने वालों में कुमार विश्वास है, जाने वालों में कपिल मिश्रा है, जाने वालों में किरण बेदी है, जाने वाले में अन्ना हजारे जैसे लोग हैं जो वहाँ से अलग हट के चले गए, वो जाने वालों की लिस्ट, और आने वाले गुप्ता जी हैं। तो इनकमिंग क्या है और आउटगोइंग क्या है, यही बता देता है कि वहाँ पे किस प्रकार की परिस्थितियाँ बन गई थी, क्या माहौल था। जैसे मैं एक छोटा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आम आदमी पार्टी को बनाने की घोषणा की गई तो 51 नेताओं की लिस्ट जारी की गई, और ये घोषणा की गई कि इन 51 नेताओं को भारत की राजनीति से हटाने के लिए आम आदमी पार्टी बनाई जाएगी। उन 51 नेताओं में शरद पवार था, सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी था, मुलायम सिंह यादव था, लालू यादव का परिवार था, मायावती थी, ये देवगौड़ा का परिवार था। ये 51 नेताओं की लिस्ट थी, यानी उनका उद्देश्य था इन सभी नेताओं को राजनीति से हटाना। और फिर इस देश ने वो दिन भी देखा जब इन्हीं के साथ हाथ मिटा के एक पंच में खड़े थे। तो यानी आप अपना पर्पस भूल चुके हो, आप अपना उद्देश्य भूल चुके हो। और इसके बाद आपने पूछा भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में क्या फ़र्क है। दोनों में केवल एक ही फ़र्क है कि एक के पास एक आइडिया है, एक विचार है, एक दर्शन है, एक समझ है। भारत को कुछ करने के लिए किस दिशा में लेके जाना है, उसकी एक दिशा है, लक्ष्य है। किसी को वो सही लग सकती है, किसी को वो गलत लग सकती है, लेकिन है विचार, दर्शन, लक्ष्य है सामने। उधर कुछ नहीं है, उधर एक व्यक्ति है, और उस व्यक्ति को अगर सुबह ये लगता है कि हमको जात के नाम पे वोट नहीं मांगना है तो सुबह नहीं मांगा जाएगा, और शाम को लगता है कि जात के नाम पर ही वोट की राजनीति करनी है तो शाम को जात के नाम पे वोट की राजनीति करी जाएगी। तो एक जगह एक आइडियोलॉजी है और एक जगह कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है, सत्ता ही आइडियोलॉजी है। देखिए, भाजपा में तो देश की बात होती है, अलग से तो कोई हिंदू की बात हमने तो अभी तक होते हुए सुनी नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हम लोग और कई लोग इन बातों को उठाते हैं। और जब ऐसा लगता है कि कहीं पर धर्म के कारण अत्याचार हो रहा है या धर्म के कारण प्रताड़ना की जा रही है, तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि उस पहचान को ज़रूर बोला जाए, उस पहचान के बारे में बात की जाए। हिंदुत्व अलग है, हिंदुइज़्म अलग है, हिंदू धर्म अलग है, ये बातें वो लोग करते हैं जो चाहते हैं कि कोई हिंदू शब्द इस्तेमाल ही ना करे। हिंदू शब्द से नफरत करने वाले लोग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो सच्चाई को छिपा सकें। तो हिंदुत्व क्या है? मेरे विचार से जो सनातन है, जहाँ कर्म को माना जाता है, जहाँ पे आत्मा को माना जाता है, जैसा करोगे वैसा ही नतीजा मिलेगा, इस बात को माना जाता है। जहाँ योग को माना जाता है, जहाँ पे कण कण में ईश्वर है ऐसा माना जाता है। ये नहीं माना जाता कि कहीं तो कोई 7वें आसमान में ऊपर बैठा होगा और उसने संडे के खाली दिन तुम्हारे को बनाने की सोची होगी, आदमी को बना दिया होगा और औरत को उसका नौकर बना के भेजा होगा। ऐसा विश्वास जहाँ पर नहीं है, वहाँ सब जगह हिंदुत्व है। जो भी ये मानता है कि मैंने आज जो किया इसका मेरे को कल नतीजा मिलना है, जो भी ये मानता है कि मेरा कोई पिछला जन्म भी था और मेरा कोई अगला जन्म भी होने वाला है, जो भी ये मानता है कि हाँ, योग से, ध्यान से, साधना से, मेडिटेशन से इंसान अपने जीवन के स्तर के उच्च स्तर को प्राप्त कर सकता है, जो कि शायद केवल मटेरियल लाइफ में नहीं मिलेगा, वो सब जगह हिंदुत्व है। कोई उसको मान लेगा हिंदुत्व, कोई नहीं भी मानेगा तो भी वो हिंदुत्व है और उसकी जीवन पद्धति का ही पालन कर रहा है। ये एक बहुत ब्रॉड मेरी समझ मेरे को लगता है कि इस धर्म की है। लेकिन क्योंकि इस समझ पे कोई बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि जब इस समझ पे बात होती है तो इसके आगे बाकी सब कुछ फीका नज़र आता है, क्योंकि यही परम सत्य नज़र आता है। इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इन चीज़ों को अलग अलग डिवाइड कर दिया जाए, इन पर चर्चा करने से रोक दिया जाए, पर अल्टीमेटली जो सत्य है वो सत्य ही रहता है। और पूरी दुनिया में जो लोगों ने अपने वैभव को या मटेरियल वर्ल्ड के चरम को देखा है, वो अंत में वापस तो इसी जीवन पद्धति की शरण में आया है।
नहीं, मैं ना अजीत भाई इसमें ये मानता हूँ कि हर समय जो वर्तमान की राजनीति होती है वो पहले से ख़राब लगती है लोगों को। ज़रूरी नहीं है कि वो पहले से ख़राब हो। जैसे जहाँ तक इंटॉलरेंस की बात है, तो आज आज़ादी से भी पहले एक कांग्रेस पार्टी थी जिसने सुभाष चंद्र बोस को ही टॉलरेट नहीं किया, उनसे सह ही नहीं गया। एक सुभाष चंद्र बोस जैसा व्यक्तित्व वो झेल नहीं पाए, या बाद में केवल राजनीति के कारण ही देश तक के टुकड़े कर दिए गए कि किसी एक खास व्यक्ति के हाथ में सत्ता जानी चाहिए, बेशक देश के कई कई टुकड़े हो जाएं। वो इंटॉलरेंस की पराकाष्ठा थी। नेहरू के खिलाफ कोई भी बोलेगा तो उसका क्या हाल किया जाएगा राजनीति में, वो किस प्रकार का क्रूर राजनीति का भयावह और गंदा और भ्रष्ट चेहरा था, उसको अगर हम नज़रअंदाज करें और उसकी तुलना आज की वर्तमान राजनीति से करें तो आज की राजनीति तो स्वर्ग है। इंदिरा गांधी ने जो राजनीति की, जो तानाशाही की, जिस प्रकार से अपने बेटों को पूरा देश एक तरह से बपौती में सौंपने की कोशिश की, और जिस प्रकार से खुद की पार्टी के भी टुकड़े किए और कुचलने की कोशिश की अपनी ही पार्टी के भीतर उठती हुई हर एक आवाज़ को, बाद में देश के संविधान को ही कुचल के रख दिया। अगर किसी ने कोर्ट ने उनके खिलाफ निर्णय दिया तो पूरी व्यवस्था को ही अपनी जेब में समझ लिया, अपहरण कर लिया। तो मुझे लगता है कि इस देश की राजनीति में ऐसे बहुत सारे भयानक और विभत्स उदाहरण हैं जहाँ पे इंटॉलरेंस के उदाहरण हैं, जहाँ पे विरोध को ना सहने के उदाहरण हैं, जहाँ पे भ्रष्ट चरित्र के और भ्रष्ट व्यवहार के उदाहरण हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज की राजनीति कोई उस सबसे भी ज़्यादा खराब राजनीति है। हाँ, केवल इतना ज़रूर है क्योंकि आज मीडिया ज़्यादा है, आज इंटरनेट का, सोशल मीडिया का दौर है, तो एक तो कोई भी अपनी बात रख सकता है, और दूसरी बात यह है कि चीज़ें बहुत तेज़ी से सामने आती हैं, इसलिए हमको चीज़ें घटित होती हुई ज़्यादा तेज़ी से लगती हैं। फिर भी तो मेरे को लगता है कि जिस प्रकार का नेतृत्व आज देश को चला रहा है, वैसा बड़े बड़े दिल वाला और बड़े विजन वाला नेतृत्व शायद तो बहुत सालों के बाद भारत में देखने को मिला है। बंगाल में ध्रुवीकरण ममता बनर्जी कर रही है, तो उसके लिए तो किसी को जाने की आवश्यकता ही नहीं है। जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री मंच पे खड़े होकर बोल दे कि मैं जय श्री राम नहीं बोलूँगी और मैं कलमा पढ़ूंगी, तो फिर ध्रुवीकरण करने के लिए तो किसी की आवश्यकता ही नहीं बचती। जब वहाँ पे अब्बास सिद्दीकी जैसे लोगों के साथ जो बोलता है कि 40 करोड़ हिंदुओं को मर जाना चाहिए, उनके साथ कांग्रेस पार्टी गठबंधन में चली जाती है, तो वहाँ पे ध्रुवीकरण की कोई बहुत ज़्यादा करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब वहाँ पे केवल धर्म के आधार पर ही सरकारी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएं, जब वहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपना बताया जाने लगे और अपने ही देश के लोगों को बाहरी बताया जाने लगे, तो वहाँ पे ध्रुवीकरण के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं तो इसीलिए ये सवाल कि मैं वहाँ पे कोई ध्रुवीकरण करने गया था, वहाँ तो ममता बनर्जी ध्रुवीकरण कर रही है। वो जिस प्रकार के उन्होंने एक ही खास धर्म के लोगों को जो टिकट दिए हैं बंगाल की राजनीति में पहली बार, वो ध्रुवीकरण कर रही है। तो उसके जवाब में अगर कोई दूसरा पक्ष इकट्ठा होता है, अपनी रक्षा के लिए एक होता है, अपने एक दूसरे के हाथ थामता है एक दूसरे की मदद के लिए, तो वो तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और वो होनी ही चाहिए। लेट हो रही है बंगाल में ये शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था जो आज हो रहा है बंगाल के अंदर। ऐतिहासिक परिवर्तन ये बंगाल की राजनीतिक ज़मीन पे हो चुका है। एक पार्टी जो 4 या 5 एमएलए 5 साल पहले लेके आई थी, वो सत्ता की दहलीज पर इस वक्त खड़ी हुई है, और सत्ता के जितने भी प्रतीक थे वहाँ पे, चाहे वो लेफ्ट हो या वो टीएमसी हो या कांग्रेस हो, उनको चुनौती दे रही है, सशक्त चुनौती दे रही है। उनकी सत्ता से हटाने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। बंगाल में 2 तरह के माहौल है ज़मीन पर। एक माहौल जो कि धर्म के लिए है, जो कि ये कहता है कि बंगाल की संस्कृति, बंगाल की सभ्यता, बंगाल की पहचान, बंगाल का इतिहास, उसका बहुत अपमान कर लिया पिछले 30-40 साल में बंगाल की राजनीति में बैठे हुए लोगों ने। ये बंगाल नहीं है, ये वो बंगाल नहीं हो सकता जहाँ जय श्री राम बोलने से मना कर दिया जाए, जहाँ दुर्गा पूजा के ऊपर पंडालों के ऊपर बैन लगाने की कोशिश की जाए, वो बंगाल नहीं हो सकता। बंगाल ने इस विभीषिका को पहले देखा है पार्टीशन के रूप में, भयानक हिंसा के रूप में। तो एक तो वो वहाँ के लोगों का आक्रोश भी है और चिंता भी है। दूसरा उसके साथ साथ वहाँ दूसरा एक ये है जो करप्शन टीएमसी की सरकार में हुआ। अगर आपको अपने घर में टाइल भी लगानी है तो आपको टीएमसी के कार्यकर्ता को जाके उसका कमीशन खिलाना पड़ता है, पेंट भी करना है तो पार्टी के लोगों को कमीशन खिलाना पड़ता है। भाईपो ने जिस प्रकार की लूट वहाँ पर मचाई हुई है, दीदी ने जिस प्रकार से एक अपने एक रिश्तेदार के लिए पूरी बंगाल की सरकार को उसके कदमों में जाके रख दिया है। भ्रष्टाचार का जो वहाँ पे बोलबाला है, जो वहाँ के युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है, जो वहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा है। आखिर बंगाल में पोर्ट है, बंगाल में माइंस है, बंगाल में देश की सबसे अच्छी मिट्टी है जिसमें कुछ भी डालोगे तो वो उगेगा। उसके बावजूद वहाँ का जो पिछड़ापन है, वहाँ के जो संस्थान है, शैक्षिक संस्थान है, वैज्ञानिक संस्थान है, वो जो पीछे रह गए हैं इस देश में, उस सबको बदलने की बेचैनी, एक तड़प, एक आशा
कि अब तो बदलना ही है। तो ये दो प्रकार का मेरे को लगता है नदियाँ, ये दो प्रकार का बहाव ये बंगाल की ज़मीन में चल रहा है, और ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अंडर करंट है जो मुझे लगता है कि रिजल्ट वाले दिन एक बड़े परिणाम में नजर आएगा। नहीं, ये तो बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कभी 2 सीट आती थी, फिर भाजपा की 180 सीट भी आई, फिर 272 सीट भी आई और 303 सीट भी आई। इसका मतलब जो किसी ने जो पहले कभी हमें वोट नहीं दिया होगा उसने वोट देना शुरू किया है, जिसने कभी हमारे विरोध में वोट डाला होगा उसने हमारे लिए वोट डाला है। तो विरोधी तो अपने बन ही रहे हैं, तभी कोई पार्टी आगे बढ़ती है जब विरोधी पक्ष से कोई आपकी तरफ आता है, चाहे वो फिर मतदाता हो या फिर वो उम्मीदवार हो। तो मुझे लगता है ये तो लोकतंत्र की एक बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब आपका जनाधार बढ़ेगा और तो दूसरे का घटेगा ही। वहाँ से लोग, उसके वोटर, उसके समर्थक, उसके कार्यकर्ता, उसके नेता, वो दूसरे राजनीतिक दल की तरफ जाएंगे। इसी कारण से दूसरा राजनीतिक दल जो है वो बढ़ेगा और ये वाला राजनीतिक दल और इसका जनाधार घटेगा। इसी प्रकार से कोई भी राजनीतिक पार्टी आगे बढ़ती है, तो ये बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन आपने ये बोला कि किसी के ऊपर दाग था तो वो आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा। तो मैं एक चीज़ बड़ी स्पष्टता से मानता हूँ कि आपका नेतृत्व अगर ईमानदार है तो आपकी सरकारें और आपकी पार्टी ईमानदार होती है, और आपका नेतृत्व अगर भ्रष्ट है तो आपकी सरकार और आपकी राजनीतिक जो पार्टी है वो भ्रष्ट होती है। यही तो नरेंद्र मोदी है, वो प्रधानमंत्री हैं, और यही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, वही CBI थी, वही रॉ थी, वही आर्मी थी। तो आतंकवादी आके मार के चला जाता था तो कोई बदला नहीं ले पाता था। देश के किसी भी शहर में बम विस्फोट हो जाते थे तो कोई बदला नहीं। तो लेकिन आज तो तुरंत बदला होता है। आज तो बम ब्लास्ट होने बंद हो गए, आतंकी हमले बंद हो गए, तो क्या बदला? तो हमारी तो फोर्स तो नहीं बदली, आर्मी तो वही की वही है, लोग तो वही की वही है, यानी मशीनरी तो सेम है, नेतृत्व बदला। नेतृत्व अगर बदलता है तो नीचे की चीज़ें अपने आप बदलती हैं। इसीलिए अगर आपका नेतृत्व ईमानदार है तो आपके पास कौन आ रहा है इसकी आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उस नेतृत्व की मर्यादा से बाहर नहीं जा सकता। इसीलिए मुझे लगता है कि ये चिंता की नहीं बल्कि स्वागत करने की बात है कि लोग उधर से आ रहे हैं, और ये बदलती हुई बंगाल की राजनीति का प्रतीक है। नहीं, इसलिए नहीं हो रही कि इस देश का नेशनल मीडिया एक ऐसे हिस्से के हाथ में है जो लाशों के ऊपर अपनी रोटियां सेकता है। वो तो वेट कर रहे थे कि बिहार और यूपी में लोग मरेंगे, वो तो इंतजार कर रहे थे कि इस देश की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। वो तो रोज़ सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करते थे कि भारत का कुछ अनिष्ट हो जाए और उसके बाद उनको खबरें बनाने का मौका मिले। ऐसे लोग इस देश के कुछ राजनीति में भी हैं और ऐसे लोग इस देश की मीडिया में भी हैं। उनको ये हजम ही नहीं हो रहा कि इस देश ने कोरोना का सामना कैसे कर लिया, कैसे भारत ही वो देश बन गया जो पूरी दुनिया को जीवन बचाने वाला देश बन के आया है, कैसे यूपी जैसे राज्य ने कोरोना बचा लिया। आप देखिए, इस देश के मीडिया ने 3 राज्यों को रोल मॉडल बताया कोरोना में, केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली। लेकिन अगर आप आंकड़े उठाएं तो तीनों राज्य सबसे खराब राज्य हैं भारत के कोरोना मैनेजमेंट में। सबसे ज़्यादा मौतें यहाँ पे हो रही हैं, सबसे ज़्यादा अव्यवस्था यहाँ पे फैली हुई है, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गड़बड़ी यहाँ पे हुई है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार यहाँ पे हुआ है। और आज भी अगर कोरोना की कहीं हाहाकार मचा हुआ है तो इन्हीं में मचा हुआ है। अब तो महाराष्ट्र और केरल 80% केस दे रहे हैं भारत के। लेकिन हर एक बड़े पत्रकार ने और हर एक बड़े प्रतिष्ठान ने क्या बड़े बड़े लेख छापे, क्या बड़े बड़े वीडियो दिखाए इन तीनों राज्यों के मैनेजमेंट के ऊपर। तो यानी सफ़ेद झूठ बेचने की कोशिश है। वो खरीद के बोला गया है या क्योंकि वो झूठ बेचना ही चाहते हैं, नियत ही झूठी है इसलिए किया गया है, लेकिन केवल झूठ बेचा गया है। यूपी की अगर हम बात करें, मेरे को वो दिन याद है जब दिल्ली के अंदर माइकों से रात को अनाउंसमेंट किया, मैंने उसका वीडियो भी रिलीज़ किया था और लोगों को बोला कि सीधा आनंद विहार पहुंचो, आपकी बस आए, जबकि वहाँ कोई नहीं था। और ये दिल्ली सरकार ने अनाउंसमेंट किया, लाखों लोगों को आनंद विहार में दिल्ली की बसों ने जा के छोड़ा। यानी एक सरकार खुद कह रही है कि मेरे यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें बॉर्डर पर छोड़ देती हूँ, आगे की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। और लाखों, जिस कोरोना में 2 आदमियों को इकट्ठा खड़े होने की अनुमति नहीं थी, वहां पे एक राज्य में आपने लाखों लोग भेज दिए ये सोच के कि ये तो मरेंगे ही मरेंगे लोग, जिस राज्य में जाएंगे वहां और लोगों को भी मारेंगे, मौत का तांडव होगा। तो यूपी को ऐसा बर्बाद करने की जहरीली साजिश ये दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने की थी। ये उधर महाराष्ट्र से की गई थी जहां से लोगों को भर भर के यूपी जाओ वापस जाओ, इस प्रकार के लोगों को भेजा गया। लेकिन आप देखिए कमाल,
हर एक व्यक्ति को गांव के बाहर आइसोलेशन सेंटर में रखा गया, उसके बाद उनका स्वस्थ है ये सुनिश्चित किया गया, सबका टेस्ट किया गया। जिस लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन यूपी की गवर्नमेंट ने किया है कोरोना मैनेजमेंट का, आइसोलेशन का और अब वैक्सीनेशन का, जो अब वो लोग कर रहे हैं, लोगों तक आवश्यक सुविधाओं को पहुँचाने का, इतने बड़े राज्य में, इतने करोड़ों लोगों वाले राज्य में जिस प्रकार का मैनेजमेंट है, मुझे लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे उस अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता है। लेकिन इसलिए नहीं होता क्योंकि लोग तो इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ लोग मरें और हम उसके बाद योगी को गाली दें, मोदी को गाली दें, देश को गाली दें, देश को पिछड़ा बताएं। लेकिन मैं तो गर्व के साथ ये कह सकता हूँ और गर्व की अनुभूति मेरे को होती है कि शायद पूरे विश्व में अगर सबसे उत्तम कोरोना का मैनेजमेंट किसी एक क्षेत्र में रहा है, इतने 23 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन में, तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। और इसका हमें गर्व भी होना चाहिए और हम लोगों को सलाम करना चाहिए योगी जी की सरकार को इस काम के लिए। देखिए, दिल्ली में तो कोई भी बाहरी नहीं है, दिल्ली तो सबकी है, तो राजधानी है। यहाँ पे तो कोई किसी को बाहरी बोले तो उसकी समझ के ऊपर ही सवाल उठाने होंगे हम लोगों को। दिल्ली तो बाहरी, दिल्ली में कोई बाहरी हो ही कैसे सकता है? इस दिल्ली को बनाने वाले लोग कौन है? यूपी के, बिहार के जो लोग आते हैं उन्होंने इस शहर को अपने हाथों से बनाया है, एक एक इमारत को बनाया है। इस शहर के जो ये नया रंग रूप है, जो इस शहर की संस्कृति है, उसको बनाने वाले यूपी से, बिहार से, हरियाणा से, केरल से, तमिलनाडु से, आंध्रा से, नॉर्थ ईस्ट से, बंगाल से, कश्मीर से, सब जगह से लोग हैं। फिर दिल्ली के आसपास का हरियाणा का क्षेत्र हो गया, यूपी के, पश्चिमी यूपी के लोग हो गए, आगरा की तरफ के लोग हो गए, ये इन सबको मिलाकर ही दिल्ली बनी है। दिल्ली में 4 जनरेशन पहले भी कोई इधर ही पैदा हुआ हो, ऐसे भी लोग हैं, वो अपने पुरानी दिल्ली में है, शादरा के इलाकों में है, कृष्णा नगर के इलाके में है, कुछ तो कमला नगर मॉडल टाउन में है। उसके बाद हमारे जो गांव हैं, जाट समाज के, त्यागी समाज के, गुज्जर समाज के, इनके गांव हैं, ऐसे तो ये सब मिलके है। यहाँ पे तो कोई बाहरी, किसी को बाहरी कहा ही नहीं जा सकता। दूसरी बात कि क्या दिल्ली मुख्यमंत्री के तौर पे स्वीकार करेगी? तो आज भी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो चुनाव लड़ने वाले दिन तक यूपी के ही वोटर थे, हरियाणा की पैदाइश थे। तो दिल्ली का दिल बड़ा है। दिल्ली में मुझे लगता है कि कुछ लोग हो सकता है इस चश्मे से देखते हों, लेकिन दिल्ली वाले इस चश्मे से राजनीति को नहीं देखते। नहीं, पॉलिटिकल ब्रांडिंग होती तो मैं राजस्थान के करौली के गांव में, एक गांव के बाहर झुग्गी में, झोपड़ी में रहने वाले पुजारी जी के पास क्या करने जाता? कौन सी पॉलिटिकल माइलेज मिलने वाली थी वहाँ से मेरे को? पॉलिटिकल माइलेज लेनी होती तो वो राहुल के घर में मैं क्या करने जाता, जिसको मार दिया गया था और उसका अकेला परिवार वहाँ रहता है। और कोई तो पॉलिटिकल माइलेज मिल रही होती तो मुख्यमंत्री उसके दरवाजे पर खड़ा होता, रिंकू शर्मा के दरवाजे पे मुख्यमंत्री खड़ा होता, पॉलिटिकल माइलेज मिल रही होती तो। ये दुख की भी बात है और ये सैड रियलिटी है हमारे समाज की कि ये सब चीज़ें कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं है। हिंदू के मरने की तो कोई पॉलिटिकल माइलेज है ही नहीं, वरना वो नेताओं के काफिले जो हाथरस की तरफ दौड़े चले जाते हैं वो इन दरवाज़ों पे खड़े हुए दिखाई देते। ये वो दरवाजे हैं जहाँ कोई जाना नहीं चाहता। ये एक तरह से अछूत बना दिया गया समाज है, जिसके घर के अगर लड़कों को, जवान बेटों को, पिताओं को मार दिया जाता है तो उनके लिए संवेदना के 2 शब्द बोलने से ये राजनीति बचती है कि कहीं पॉलिटिकल नुकसान ना हो जाए, कहीं कोई एक वर्ग हमें वोट देना बंद ना कर दे। तो इसीलिए तो इन कामों का कोई पॉलिटिकल माइलेज आज तक तो किसी को मिली नहीं है इस देश में। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं कोई बड़ा महान काम करने की या मानवता का कोई संदेश देने की, लेकिन मैं तो खिंचता हूँ उस तरफ, मेरे से तो रुका नहीं जाता, वो दर्द देख के मेरे से रुका नहीं जाता। और मुझे लगता है कि अगर हम सामाजिक जीवन में हैं तो किसी भी राजनीति, वोट, चुनाव, इस सबसे पहले ये हमारी धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। और अगर हम उस दरवाजे पे खड़े होकर उस माँ के भी आंसू नहीं पोंछ सकते हैं तो फिर हम इस राजनीति में आए क्या करने के लिए? फिर हमारा होना ही निरर्थक है। फिर कोई किसी भी पद पे बैठ जाए उसका कोई महत्व नहीं है। तो वो कहीं कोई एक दर्द जरूर उठता है मन में और वो खींच के वहाँ ले जाता है। लेकिन क्या ये काम मैं अकेले कर रहा हूँ? नहीं, हजारों लोग, लाखों लोग वो मिल के साथ दे रहे हैं। 1 करोड़ रुपए रिंकू जी के परिवार को मिला, 9000 लोगों ने पूरी दुनिया से वो पैसा इकट्ठा करके दिया है। राहुल जी के परिवार को जो पैसा दिया, पुजारी जी के परिवार को जो पैसा पहुंचा, दिल्ली दंगे के हर एक पीड़ित परिवार को जो पैसा पहुंचा, वो तो केवल, मैं तो भगवान का आशीर्वाद मानता हूँ कि हमारे कहने पर लोग मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं, क्योंकि उनके मन में भावना है कि मदद करनी है, कोई आवाज़ तो लगाए। वो आवाज़ लगाने का केवल माध्यम बनता हूँ मैं।
देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो मुझे लगता है कि 500 साल के बाद हम लोगों ने जन्मभूमि को वापस लिया है। विश्व के इतिहास में हम अकेला समाज है जिन्होंने इस्लामिक ताकतों के हाथ में गई हुई ज़मीन को वापस ले पाए हैं। तो पिछले 1400 साल में तो कोई नहीं ले पाया हमारे अलावा, केवल हम ही ले पाए अयोध्या में भी, और ये 370 के माध्यम से जो इस्लाम के हाथों में कश्मीर सौंप दिया गया था वो भी वापस लिया 370 हटा के। तो क्या एक समाज के इतिहास में 500 साल कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता, खासकर हिंदू धर्म जैसे के इतिहास में 500 साल ये पलक झपकाने जैसा दौर है। तो काशी, मथुरा या 34,000 जो आपने बात की, क्या ये कल ही होने जा रहा है क्या? तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन क्या ये होगा? निश्चित तौर पे होगा। कोई तो इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि ये हमारी शाश्वत शक्ति है, हमारे धर्म की, हमारे सभ्यता की। वो तो हम तो ले ही लेंगे वापस। आज लेंगे, 500 साल बाद लेंगे, तो 400 साल बाद लेंगे, 100 साल बाद लेंगे, लेकिन ले लेंगे वापस। शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगा, जैसे जैसे हमारा सामर्थ्य बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हमारा यश बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम शक्तिशाली होते जाएंगे। कमज़ोर थे तो ले नहीं पा रहे थे, शक्तिशाली है तो सामने वाला आगे से दे के जाएगा कि भाई साहब ये गलती से आपका सामान मेरे पास रह गया था, ये वापस रख लो। ये उसी प्रकार का संबंध है। तो हिंदू समाज जागृत हो रहा है, खड़ा हो रहा है, सशक्त हो रहा है, आंखें खोल रहा है। मुझे लगता है ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत वापस आएगा। लेकिन जो आपने चंदे की बात बोली, अयोध्या में जो पैसा आ रहा है, जो लोग दिल खोल के दान दे रहे हैं, एक बूढ़ी माँ देखी मैंने जो तो रो पड़ी जब उसके दरवाजे पे कोई पैसा देने के लिए आया। एक साधु ऋषिकेश के जो एक गुफा में रहते थे, किसी से पैसा नहीं लेते थे, वो भी जाके उधर तो लाखों रुपए का बैंक में जाके चंदा दे करके आए। ऐसे जो उदाहरण पूरे देश भर से निकल के आ रहे हैं, इसमें दो भाव मेरे मन में आते हैं। एक भाव तो ये कि लोगों को कितनी प्रतीक्षा थी। आप ये देखो कि इस देश में ऐसे करोड़ों घर हैं जहाँ पे तो ठाकुर जी को, रामलला को भोग लगाए के बगैर खाना नहीं खाते। ठंड होती है तो गर्म कपड़ा पहनाते हैं, गर्मी होती है तो कूलर चला के रखते हैं, मीठा खिलाते हैं, ऐसे प्यार से उनको रखा जाता है। तो इस देश के उन करोड़ों लोगों ने जब रामलला को टूटे हुए बिल्डिंग में देखा होगा, जब उनको टेंट में देखा होगा, उन्होंने बोला नहीं होगा, लेकिन उनके दिल पे क्या दर्द होता होगा, क्योंकि वो अपने बच्चे को भी खाना नहीं खिलाते, पहले तो भगवान को भोग लगाते हैं। वो खुद को स्वेटर नहीं होगा, लेकिन भगवान की मूर्ति को स्वेटर पहनाते हैं। तो उनकी जो आह थी, उनका जो प्रेम था, उनकी जो मन की तड़प थी, वो ये निकल के आई है कि ये अभी तो रामलला को भव्य रूप में हम लोगों को रखना है। दूसरा मेरे मन में एक भाव और आता है, उसको आप मेरे अंदर बैठे कवि का भाव बोल सकते हैं या भक्त का भाव बोल सकते हैं। मेरे मन में ये भाव आता है कि तिरुपति में विष्णु जी विराजमान है, और तिरुपति में जो विष्णु जी विराजमान है, उधर लक्ष्मी जी की अपार कृपा है ना। वो सबसे ज़्यादा अथाह पैसा उधर माना जाता है कि पतिदेव उनके विराजमान है। इधर वो बाल रूप में आए हैं, तो बच्चा तो पति से भी ज़्यादा प्यारा होता है। तो यहाँ तो माँ लक्ष्मी की, भगवान शंकर की, सभी देवी देवताओं की इधर तो कृपा होनी ही है। ये भारत की सांस्कृतिक स्वतंत्रता का प्रतीक बनने के लिए जा रहा है। अयोध्या एक विश्व के महान शहरों में दोबारा बनने के लिए जा रहा है। यहाँ बाल रूप में ईश्वर साक्षात विराजमान है। यहाँ पे हर प्रकार की कृपा होगी और इसके माध्यम से पूरे राष्ट्र पे कृपा बरसने वाली है। ऐसा भाव मेरे मन में आता है। जैसे कि और कोई राजनीतिक पार्टी होती है जो आपके सामने चुनाव लड़ती है, उसी प्रकार का है। केवल तो क्योंकि वो राजधानी में है और राजधानी में बैठ के वो पूरे देश में जहर फैलाने की शक्ति रखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आज कनाडा में कुछ हिंदू परिवारों को मारा जा रहा है, लंदन में कुछ हिंदू परिवारों के ऊपर हमला किया जा रहा है। वो शक्ति कहाँ से आ रही है? वो दिल्ली की बंद सड़कों से आ रही है। वो सड़कें क्यों बंद है? क्योंकि दिल्ली की सरकार उन लोगों के साथ खड़ी है। तो यानी कि कनाडा और लंदन में भी हिंदू के ऊपर हमला हो रहा है, तो उसकी जड़ में कहीं ना कहीं तो यहाँ पे बैठी हुई सरकार है। जो शाहीन बाग के नाम पे पूरे देश में हिंसा हुई, रेलवे स्टेशन जलाए गए, थाने जलाए गए, चौकियां जलाई गई, लोगों को मारा गया, पुलिस वालों को मारा गया, दंगे किए गए, उसकी जड़ में क्या था? दिल्ली के अंदर जो सड़कें बनती, जिसके साथ दिल्ली की सरकार बोली कि हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं। तो क्योंकि वो राजधानी में बैठे हैं, क्योंकि वो राजधानी में बैठ के नक्सली जहर को देश के तंत्र में, क्योंकि जब आप दिल में हो तो वो वहाँ से निकला हुआ खून पूरे बॉडी में पंप होता है, तो इस कारण उनका जहर, उनका विष इस देश को नुकसान पहुँचाने की उनकी जो क्षमता है वो और किसी सुदूर में बैठी हुई पार्टी से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो केवल ये एक चिंता का विषय ज़्यादा हो सकता है, लेकिन राजनीतिक चुनौती उतनी ही है जितनी एक छोटे राज्य में किसी और राजनीतिक पार्टी की हो सकती है। नहीं, एक तो ना ये साउथ की फ्रीबीज को दिल्ली से आप तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे लोगों को उसकी कीमत अपनी जान से नहीं चुकानी पड़ी। मैंने ये बात अभी हैदराबाद में बोली
कि दिलबर गया, रिंकू गया, राहुल गया, डॉक्टर नारंग भी गया, नाच मेरी दिल्ली तूने मुफ्त में बिजली पाई है। दिल्ली को ये बहुत महंगा पड़ रहा है। इधर यमुना विहार में एक बहन है प्रीति अग्रवाल, उसके घर में आग लगी, जला दिया दंगाइयों ने पूरा घर। वो तीसरी मंजिल पे बैठी थी अपने 2 बच्चों को लेकर, और आग से बचाने के लिए एक माँ ने अपने बच्चों को उठा के नीचे फेंक दिया, पब्लिक ने बचाया। मेरे मन में ये सवाल आया कि जब प्रीति अग्रवाल के घर में आग लगी तो क्या मुफ्त के पानी से बुझी क्या वो आग? अंकित शर्मा आईबी ऑफिसर, जिसको आईएसआईएस स्टाइल में मारा गया, ताहिर हुसैन के घर के अंदर ले जाकर मारा गया। आज उनका परिवार गाज़ियाबाद में रहता है, उनका बहुत बड़ा घर है दिल्ली में, लेकिन परिवार इधर रहता नहीं है, डर के मारे अभी उधर गाज़ियाबाद में रहता है। तो क्या जब वो घर छोड़ के भागे अपना प्राण बचाने के लिए, तो क्या मुफ्त की बस आई क्या उनको ले जाने के लिए? तो दिल्ली ने तो बहुत महंगी कीमत चुकाई है। मुफ्त बिजली और पानी के नाम पे हमने ध्रुव त्यागी को खो दिया, डॉक्टर नारंग को खो दिया, रूप बेसोया को खो दिया, अंकित सक्सेना को खो दिया, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा को खो दिया, विनोद कश्यप को खो दिया, दिनेश खटीक को खो दिया। हमारे तो घर के लोग चले गए। तो कुछ हो सकता है, कुछ को लगता हो ये मुफ्त में गए हैं, पर हमारे को बहुत महंगी पड़े हैं ये लोग। तो इसलिए मुझे लगता है कि दिल्ली तो केवल फ्रीबीज़ की राजनीति का प्रतीक नहीं है, फ्रीबीज़ के माध्यम से नक्सली और इस्लामिक ताकतों को दिल्ली की सत्ता पे बैठाने का प्रतीक है। ये आपकी बात सही है कि फ्रीबी के कारण भी तो नुकसान ही होता है। वेनेजुएला का उदाहरण है पूरी दुनिया के पास, उधर भीख मांगने की स्थिति आ गई इसी राजनीति के कारण। एक अच्छा खासा देश बिल्कुल कंगाल होकर खड़ा हुआ है। लेकिन दिल्ली के ऊपर दूसरी भी चुनौती है। दिल्ली में आप वो लोगों को सामने से बहुत कुछ फ्री में दे रहे हैं, लेकिन पीछे से हम लोगों का खून जा रहा है, और वो मेरे लिए बहुत चिंता का विषय है। नहीं, हिंदू लिखा तो मिलिटेंट ही होगा, ये सोच को तो हमें बदलना होगा। लोग हिंदू बोलने से डरने लगे, हिंदू कहने से डरने लगे हैं। मैंने केवल क्यों किया, पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ अजीत भाई, और मुझे अच्छा लगा कि आपने पूछा मुझसे, क्योंकि इस देश में कुछ ऐसी भी न्यूज़ लौंडियाँ चलती हैं आप ही की भाषा में, जिन्होंने मेरे ऊपर पूरी की पूरी स्टोरी लिख दी मेरे से बिना पूछे। मेरे से एक बार में आके ये नहीं पूछा कि हिंदू इकोसिस्टम क्या है, और पूरी कहानी लिख दी। और उसके बाद मेरे को फ़ोन किया और मेरे को बोला कि आप रिएक्शन दोगे क्या? तो मैंने कहा पत्रकार होता तो रिएक्शन देता, धंधे वालों को क्या रिएक्शन देना है? तुम धंधा कर रहे हो क्या उधर बैठ के? यही फ़ोन पहले पूछते ना मेरे से 2 शब्द कि हिंदू इकोसिस्टम क्या है। तो मैं तो साधुवाद करता हूँ आपका कि आपने पूछा। दिल्ली के दंगों में जिस प्रकार से मुझे घेरा गया, अपराधी बनाने की कोशिश की गई, ना तो केवल मीडिया में या राजनीति में, बल्कि कोर्ट तक वही लोग पहुँचे जो खुद दिल्ली को जला रहे थे। वो बड़े बड़े वकील लेके पहुँचे, लेकिन तो जनता के साथ ने मुझे बचाया। पूरे देश की जनता साथ में आके खड़ी हुई। तब मेरे मन में ये भाव आया कि आज तो मेरा सौभाग्य है कि जनता मेरे साथ खड़ी है, लेकिन ऐसे तो कितने कपिल मिश्रा होंगे जिनको टारगेट करके घेरा जा रहा होगा। उनका साथ कौन देगा? उनका हाथ कौन बटाएगा? उनको वकील कौन पहुंचाएगा? उनको आर्थिक मदद कौन देगा? कोई धर्म का काम कर रहा है तो उसके साथ कौन खड़ा होगा? उस विचार के साथ ये हिंदू इकोसिस्टम की स्थापना की गई है। अपने भारत के इतिहास के बारे में, भारत के मंदिरों के बारे में, भारत के त्योहारों के बारे में खुलकर चर्चा हो, संवाद हो। भाई आपको हमारे त्यौहार का मजाक उड़ाना है तो बात करते हैं ना, आपके त्यौहार और हमारे त्यौहार के बीच में तुलना करते हैं ना, कि पतंग से पक्षी ज़्यादा मरते हैं कि ईद पे पक्षी ज़्यादा मरते हैं। आओ तो तुलना करते हैं, तार्किक रूप से बात करते हैं, संवाद करते हैं। संवाद के लिए बनाया है, सेवा के लिए बनाया है। किसी को आवश्यकता पड़ती है, कोई और पुजारी अगर कहीं जलता है तो उसके घर के ऊपर छत बनाने के लिए किसी को तो पहुँचना होगा। तो सेवा के लिए, संवाद के लिए, भारत के हमारा जो शाश्वत हिंदू धर्म है उसके बारे में खुलकर बात करने के लिए, हमारे सभ्यता के बारे में बात करने के लिए। झूठा इतिहास है तो उसको एक्सपोज करने के लिए कि ये सच्चा इतिहास है, इसके ऊपर आप बात करो। हिंदू अगर होलोकास्ट हुआ है तो अमेरिका में या इजराइल में होलोकास्ट डिनायर्स पॉलिटिक्स से बाहर कर दिए जाते हैं कि आप होलोकास्ट को डिनाई कर रहे हो। ज्यूज़ के होलोकास्ट को डिनाई करने के बाद आप एक दिन राजनीति नहीं कर सकते हो। और भारत में वो नरसंहार करने वाले, औरंगजेब को महान बताने वाले लोग राजनीति करते हैं। तो ये तो बदलने की कोशिश तो करेंगे ना। वो कोशिश का नाम हिंदू इकोसिस्टम है। हाथ पकड़ना, सेवा करना, संवाद करना और अपनी बेसिक्स डिग्निटी, बेसिक सम्मान, वो हक से मांगना सामने आकर, उसको बनाने का एक प्रयास है हिंदू इकोसिस्टम। वो प्रयास और ज़्यादा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि गालियाँ इतनी दी जा रही हैं। तो मैं तो स्वागत करता हूँ उन गालियों का। थोड़ा सा और बताएं, मतलब कितने लोग जुड़े हैं, किस तरह के? हम लोग इस साल के अंत तक 1 मिलियन मेंबर तक पहुंच जाएंगे। अभी हम लोगों के लगभग 1 लाख
लोग हमसे जुड़ चुके हैं। इसमें ब्लॉगर्स हैं, एक अलग टीम है ब्लॉग लिखने वालों की, एक अलग टीम है रिसर्च करने वालों की, एक अलग टीम है जो वीडियो ब्लॉगिंग करती है उनकी, लॉयर्स की हम लोग एक टीम बना रहे हैं। अलग अलग संस्थाएं जो देश भर में धर्म के लिए संगठन, सामाजिक ग्रुप, युवाओं के क्लब्स जो काम कर रहे हैं वो हमसे जुड़ रहे हैं। तो ऐसा करके एक बड़ा लूजली कनेक्टेड नेटवर्क, जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं है किसी की, सब अपना अपना काम करेंगे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे का थोड़ा हाथ भी पकड़ लेंगे, थोड़ा आगे बढ़ने में मदद भी करेंगे, थोड़ा साथ भी देंगे, ऐसा बन रहा है। और दिल्ली में हम इसको एक अलग स्वरूप में लेके जा रहे हैं। दिल्ली में हम इसकी ग्राउंड में टीम बना रहे हैं। मेरे को ये लगता है कि जैसे रिंकू जी की हत्या हुई, या ध्रुव त्यागी जी की हत्या हुई, या नारंग जी की हत्या हुई, या अंकित शर्मा जी की हत्या हुई, उसके बाद दिल्ली में एक अलग स्तर पर जाकर जागरूकता करने की आवश्यकता है। तो दिल्ली के हर वार्ड में और दिल्ली की हर विधानसभा में हिंदू इकोसिस्टम का संगठन, ज़मीन का टीम, वो बनाने की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं।